हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल विजन मैथ्स 1.0 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग इस चैनल पर एसएससी जीडी 2021 का एक नया क्रैश कोर्स के रूप में आपको, या बेसिक ही कह दीजिए, बिल्कुल टाइप वाइज टोटली मैथ का एवं रीजनिंग का आपको उसी के स्टैंडर्ड के अनुसार हम बताने वाले हैं। आपको हर एक टाइप वाइज मैथ मिलेगा, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चल के आपको बहुत ही फायदा होने वाला है इस चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, मैं चाहता तो आज टाइप फर्स्ट से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आप सभी को एसएससी जीडी 2021 में जो पुराने लोग हैं उनको तो सब पता होगा, बट जो फ्रेशर हैं, जो अभी नए नए जुड़े हैं, जो इस बार के एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, उन सभी को मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आज हम 2018 का जो पेपर हुआ था उसी का एक पीवाईपी यानी प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाला हूं, जिससे आप सभी को बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि किस स्टैंडर्ड तक इसमें मैथ पूछा जाता है। ठीक है ना? तो मैं एक आज पेपर हॉल करूंगा, 25 क्वेश्चन है। तो आप सब मेरे साथ वीडियो को देखते रहिए और अंत तक बने रहिएगा। आशा करता हूं आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। दोस्तों, जैसा कि चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है। ये 12 तारीख फरवरी में जो 12/2/2019 को पेपर हुआ था, वही पेपर से लिया हूं मैं। ये पूरा ही पेपर मेरे पास है। आप सभी को अगर पूरा पेपर चाहिए एसएससी जीडी 2018 का, तो आप सभी मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। विजन मैथ्स 1.0 करके कुछ है, ठीक है ना? आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिएगा, वहां पर टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दूंगा, वहां पे मैं एक पेपर भेज दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम सब स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिना देरी किए हुए। पीवाईपी एसएससी जीडी 2018 का ये पेपर है। 2021 मेरा ड्रीम है, ठीक है? तो चलिए देखिए, इसको सोल्यूशन करते हैं। दोस्तों, ये क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। आप सभी 10th क्लास में भी इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे, लेकिन हमको क्या करना होता है कि बस कंपटीशन कहने का मतलब यही है कि आपको 10 तक का ही सब चीज पूछता है मैक्सिमम करके, ठीक है ना? लेकिन उसको आप एक तरह से कहिए तो कॉम्पिटेटिव व्यू में आपको बनाना है। आपको जितना फास्ट बनाइए, जितना आपको उसको शॉर्ट बनाना है, इसी को आपसे पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले पता होना चाहिए कि शंकु का आयतन कितना होता है। तो दोस्तों, शंकु का आयतन जैसे कि हम बता रहे हैं कि शंकु का आयतन जो होता है, तो आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन होता है, ठीक है? इसी फार्मूला पे ये बेस्ड है, तो इसको हम भरते हैं। तो शंकु का आयतन कितना दिया है दोस्तों? 1232 दिया है। तो इसका वैल्यू हम रखते हैं, तो 1/3 पाई का वैल्यू दोस्तों होता है, पाई इक्वल टू होता है 22/7। तो यहाँ पे हम गुना का चिन्ह देकर 22/7 लिखेंगे। आर दिया है कितना दोस्तों? आर नहीं दिया है, लंबाई दिया है। तो इंच जो है ना, इंच वो लंबाई होता है। देखिए, जैसे शंकु हम बना देते हैं, यहां से यहां की दूरी को हम आर कहते हैं, यहां से यहां की दूरी को हम इंच कहते हैं, यहां से यहां की दूरी को हम एल कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना? इसको हम बोलते हैं ऊंचाई, इसको बोलते हैं हम त्रिज्या। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आर का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, एच दिया है, एच हमारा कितना दिया है? 24। तो आर स्क्वायर इंटू 24। इसको हम हल करेंगे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम 11 से कटाते हैं। तो 11 दूनी 22, 11 से कटेंगे तो 11 एकम 11, 1 बचा 13, 11 एकम 11, 2 बचा 22, 11 दूनी 22, ठीक? अब देखते हैं हम 2 से कटाते हैं। तो 2 5 10, 2 6 12,
56 हुआ, यहाँ पे 24 है दोस्तों। यहाँ पे हम देखते हैं कि 8 7 56, 8 3 24, तो 8 3 24, 8 7 56। यहाँ पे बच गया हमारा, क्या बचा इधर में बच गया है 7 बराबर 1/3 गुने 1 यहाँ पे 7 गुने r स्क्वायर गुने 3। दोस्तों अब इसको हम हल कर देंगे, तो यानी r स्क्वायर को हम इधर रखते हैं, r स्क्वायर को इधर रखिए चाहे इधर रखिए, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना। एक साइड में कर दिया r स्क्वायर। यहाँ पे देखिए जो बटा में है इसको आप ऐसे कीजिएगा तो ये ऊपर चला जाता है, यानी 7 गुने 3 गुने 7, ऊपर जो है वो नीचे आ जाता है, यानी बटा में 3। 3 से 3 कटा दीजिएगा आप, तो कितना आपका बच जाएगा, r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुने 7। तो r निकालेंगे दोस्तों तो हमको एक चीज लेना होगा इसमें से, तो 7। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हम आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिए, वरना यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करके डायरेक्ट कटा देना है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बनाते हैं दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को हम, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है उसको लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लैप्स होगा, इसीलिए देखिए हम एक पेज पर लिख लिए हैं क्वेश्चन लिख लिए हैं, इसका आपको सोल्यूशन हम बताते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। आइए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दिया है कि दो संख्याएं 16 और 20 है और उन दोनों का HCF और LCM का अनुपात पूछ रहा है। जैसे दो संख्याएं 16 एवं 20 के HCF एवं LCM का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो दो संख्या कौन कौन सा है, 16 और 20। तो दोस्तों HCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनफल निकालते हैं। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4। 20 का उसी प्रकार से निकालेंगे, 2 दहिया 20, 2 5 10। इस कितना आया, 2 गुने 2 गुने 5। यहाँ पे आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। दोस्तों HCF निकालने के लिए दोनों में जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 2 है, 1 2 है, तो दोनों को मिला करके 1 2 लिखेंगे। यहाँ पे फिर 1 2 है, यहाँ पे फिर 1 2 है, तो दोनों को मिलाकर 1 2 लिखिए। इसमें डबल 2 है, इसमें कुछ भी अब नहीं बचा है, 2 में। इसमें 5 है, इसमें भी 5 नहीं है, तो अब उसको रहने देंगे हम। तो इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 4। अब यहाँ पे LCM हम निकालते हैं, तो LCM में भी सेम प्रोसेस होता है, बट जो बच जाता है उसको भी लिखा जाता है। जैसे 2 को 2 मिला ना, तो दोनों के जगह पर हम 1 1 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो नहीं मिला उसको भी लिखेंगे, 2 गुने 2, इसमें एक 5 बचा है उसको भी लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 5 80, आपका हो गया 80। अब इन दोनों का HCF और LCM, पहले ऊपर बोला है HCF, इसलिए HCF बटा में LCM। HCF का वैल्यू कितना है, 4, LCM का वैल्यू कितना है, 80। तो ये कटाइएगा तो 4 दूनी के 8, यानी 1:20, 1:20, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से दोस्तों तीसरा नंबर हमारा है, एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 रुपए है तथा 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6750 रुपए है। तो ब्याज का संयोजन वार्षिक माने तौर पे किया जा रहा है, माने एक साल में एक ही बार उसका रेट काउंट किया जा रहा है, ठीक है। तो दर पूछ रहा है। ये देखिए SICI का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमेशा कोई भी एग्जाम होगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमेशा डालता रहता है। तो दोस्तों चौथा वर्ष में आपका CI, देखिए हम बताते हैं, चौथा वर्ष में 4 वर्ष के बाद CI बराबर 6,000 रुपए है, ठीक है, 6,000 रुपया। अब 5वां वर्ष में ये 6750 रुपये हो जा रहा है, यानी 5 वर्ष बाद CI जो है ये कितना हो जा रहा है, 6750 रुपया। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों CI का मतलब नहीं होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, यानी जो 6,000 रुपया था ये ना बढ़ के हमारा 6750 रुपया हुआ है। तो ये कितना साल में हुआ है, 1 साल में, 1 साल में, ठीक है ना। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का होता है फॉर्मूला A यानी मिश्र धन बराबर मूलधन यानी P × 1 +
दर बटा में 100 के पावर टी यानी समय। तो ये हमारा निकल गया मिश्रधन। मिश्रधन मेरा कितना हुआ है 6750 रुपया। अब मूलधन कितना दिया है 6000 रुपये। 6000 रुपया मूलधन है। यहाँ पे 1 प्लस आर हमसे पूछ रहा है, आर नहीं पता है तो वैसे ही छोड़ देंगे। टी हमारा कितना साल है 1 साल यानी 1। अब दोस्तों यहाँ पे 6000 के पहले 0 से 0 कटा देते हैं। 675 बटा में 600 बराबर 1 प्लस आर बटा में 100। अब 1 को इधर करेंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दिए तो 600 का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ऊपर चल जाएगा 675 माइनस 600 बटा में 600 बराबर आर बटा में 100। दोस्तों यहाँ पे 75 में से 675 से 600 घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 75। 75 बटा में 600 बराबर आर बटा में 100। दोस्तों यहाँ पे 2 0 से 2 0 हम काट सकते हैं। यहाँ पे 6 है 75 है तो 3 से देखिए तो 7 5 12 3 दूनी का 6 और 3 से 3 दूनी का 6 और 3 5 15 यानी आर बराबर हो जाएगा आपका 25 बटा में 2 यानी 12.5%। यही तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों। देख लीजिए कितना सोल्यूशन मैं अच्छा से आप देखिए, बेसिक से भागिए मत। बेसिक ही है जो आपको एग्जाम में याद रहेगा। एग्जाम में आपको कोई ट्रिक याद नहीं रहने वाला है। लेकिन हमको क्या करना है कि बेसिक जो हम आपको समझाने के लिए इतना स्टेप कर रहे हैं, हमको बेसिक को ही अपने से पूरा मैंने प्रैक्टिस करने के बाद एकदम शॉर्ट में कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पे एक यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट कर देंगे यहाँ पे 75 बटा 600। 75 बटा 600 ना लिखे हम 100 से यहाँ पे 2 0 2 कर देंगे 75 बटा 6 डायरेक्ट हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये 2 स्टेप खत्म हो जाएगा। इसी पे ज्यादा वैल्यू रहता है, ठीक है ना। चलिए अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों आपको इस चैनल पर हर एक फौज के बारे में आपको डिटेल्स बाय डिटेल जानकारी मिलते रहेगा। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम देखिए पढ़ो वही जो एग्जाम में डायरेक्ट आए, समझ रहे हैं ना। इसीलिए आप सभी को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कैसा क्वेश्चन हमको पढ़ना है, ठीक है। बाकी कल से हम टाइप वाइज हर एक चैप्टर का, जैसे परसेंटेज से हम स्टार्ट करेंगे, टाइप वाइज आपको हर टाइप का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उससे बेसिक आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों बोल रहा है 4200 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 5082 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, सीआई का एसआई का है। दोस्तों बोल रहा है कि हमारा जो मूलधन है वो 4200 रुपए है, ठीक है। टी दिया है 3 वर्ष, टी 3 साल दिया है। आर हमसे पूछ रहा है और मिश्रधन जो है वो दिया है कि 3 वर्ष के बाद हमारा धन कितना हो रहा है, तो 5082 रुपया, ठीक है। 5082 रुपया। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं मिश्रधन बराबर होता है एसआई प्लस पी। तो इस साधारण ब्याज की बात हो रहा है, तहमा साधारण ब्याज में, ठीक। तो ये हमारा कितना दिया है 5082 रुपया बराबर एसआई हमको निकालना है। तो एसआई का सूत्र होता है पी आर टी बटा में 100 प्लस पी हमारा कितना दिया है दोस्तों 4200। इसको हम हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5082 बराबर पी आर टी। पी कितना दिया है 4200, आर हमको नहीं पता है, टी हमको पता है कि 3 साल बटा में 100। तो 100 से 100 हम कटा देंगे, यहाँ पे 4200 बच जा रहा है, ठीक है। अब 100 से 100 कटा दिए हम, तो यहाँ पे देखिए 4200 को इधर लाते हैं, तो 4200 जब 5000 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा 882 बराबर 42 गुने 3 गुने आर। अब दोस्तों इससे कटाएंगे हम, तो 3 से कटा रहे हैं तो 3 दूनी के 6, 2 28, 3 9 27, 1 12, 3 4 12, ठीक। अब 14 3 42 है, 14 से इसको कटाएंगे तो 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 14 3 42, 3 से फिर इसको कटाएंगे तो 7 बार में, यानी आर इक्वल टू कितना आ गया आपका 7%, ठीक है। आशा करता हूं अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगा है तो देखिए फिर इसको हम समझा देते हैं। पी दिया है, टी हमसे पूछ रहा है,
ए हमको पता है, तो ए बराबर होता है मूलधन प्लस में ब्याज। ब्याज को ही हम सिंपल इंटरेस्ट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मूलधन मिश्रधन दिया है, ये हमारा ब्याज निकालने का फॉर्मूला है PRT/100। इसी पे आप सिंपल सा कैलकुलेशन करते जाइएगा, बन जाएगा, ठीक है। अब 5वें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा है, क्षेत्रमिति से पूछा है, ठीक है। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई 16 मीटर, 12 मीटर एवं 15 मीटर क्रमशः है, यानी लंबाई 16 मीटर है, चौड़ाई 12 मीटर है और ऊंचाई 15 मीटर है। तो उस कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई पूछा है आपसे। दोस्तों यदि आप मान लीजिए, ये हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए ये कमरा है आपका, इसमें सबसे बड़ी छड़ वही होगी ना जो इसका विकर्ण होती है, क्योंकि ये विकर्ण जो है आप सब पाइथागोरस पर में पढ़े होंगे कि ये जो कमरा कोई भी बनता है तो घनाभ के, तो घनाभ का हर एक कोण समकोण होता है। जब ये समकोण हुआ तो आपका पाइथागोरस पर में से ये विकर्ण हुआ। विकर्ण आपका किसी भी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी छड़ कहिए या घनाभ का विकर्ण कहिए, घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण बराबर होता है √L² + B² + H², ठीक है। अब इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे। पहला दिया है, लंबाई दिया है 16 मीटर, कितना है 16 मीटर, 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 का हम स्क्वायर कर दे रहे हैं। फिर दूसरा दिया है 12 मीटर, फिर तीसरा दिया है 15 मीटर। आपको इतना करने से, इसको ज्यादा सॉर्ट आउट करने के लिए आपको देखिए 1 से 30 तक कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे इसको भरेंगे तो 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो 256 प्लस 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 प्लस 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225। इसको जोड़ दीजिए, 5 4 9 9 6 15 के 5 हाथ में लगा ले, 2 4 6 6 5 11 1 12 हासिल 1 2 1 3 3 1 4 4 2 6, यानी 625। दोस्तों 625 जो होता है 25 का वर्गमूल होता है। इसको आप हल कीजिएगा तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। यानी आप सबसे लंबी छड़ जो लेंगे उसका लंबाई 25 मीटर होगा। तो अच्छा लगा है तो लास्ट तक बने रहिएगा, देखिए बहुत मजा आने वाला है। ये आज बहुत फास्ट तो नहीं बट मिडिल रेंज में चलेंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, नहीं तो वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा। दोस्तों चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, किसी त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं जिनका अनुपात 4:3:2 अनुपात है। यदि त्रिभुज की परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, दोस्तों 4:3:2 अनुपात के रूप में दिया है इसका लंबाई। और हमको परिमाप पूछ रहा है, यानी परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का जो परिमाप बराबर होता है A + B + C। A + B + C, ABC क्या है, तो ABC त्रिभुज की भुजा है। मान लेते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है, ठीक। तो इसको हम 4 के अनुपात में दिया ना, तो दोस्तों इससे पहले हम मान लेंगे ये 4x है, 5x है, 4x है, 3x है, 2x है। लंबाई x क्या है, x एक प्रकार का नियतांक है जो इस तीनों में कॉमन है। तो परिमाप का वैल्यू कितना दिया है दोस्त, तो 63 सेंटीमीटर। 63 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, a का वैल्यू कितना रखेंगे 4x है, प्लस b का वैल्यू 3x प्लस 2x, ठीक है। 4 3 7 2 9, 9x बराबर कितना है यहाँ पे 63। 9 से घटाएंगे तो ये 7 बार में जाएगा, तो 7 बार में, यानी x का वैल्यू हम कितना निकाल दिए 7। जब x हमारा 7 आ गया तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4x दिया है ना, तो 4 × 7 बराबर 28 है। b का वैल्यू कितना दिया है 3x, यानी 3 7 21 है। c का वैल्यू कितना दिया है 2x, यानी 2 7 14। जब हमारा ABC निकल गया तो कुछ भी पूछ ले हम बता देंगे। सबसे बड़ी भुजा का लंबाई पूछा है, ये सबसे बड़ी भुजा हमारा कौन सी है, 28 21 14 में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 28, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि रमेश 75 वस्तुएं 10,800 रुपए में खरीदता है, ठीक है। रमेश जो है 75 वस्तु को 10,800 रुपए में खरीदता है,
तथा उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेच देता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत डीपली समझिएगा। जैसे हम 75 वस्तु खरीद रहे हैं, ठीक है, कितना भी में खरीद ले, जब 75 वस्तु खरीद लेते हैं और हमको हानि हो रहा है, यानी हम कम दाम पर बेचे हैं, तो कम को जब तक घटाएंगे नहीं तब तक क्वेश्चन सही होगा नहीं, क्योंकि हानि हमको हो रहा है। तो हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले 75 वस्तु का सीपी, यानी सीपी देखिए क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 75 वस्तुओं का सीपी माइनस 75 वस्तुओं का एसपी, ठीक है, इतना बराबर कितना हम कर रहे हैं, ये हमारा क्या हुआ क्रय मूल्य, ये हमारा हुआ क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है हानि होता है। हानि कितना बोल रहा है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 5 गो के सीपी एसपी के बराबर, ठीक है, 5 के एसपी के बराबर। तो हम इसी को पहले सॉर्ट आउट करते हैं, यानी 75 सीपी सिंगल रख देंगे, यहाँ पे एसपी है तो एसपी की तरफ भेज देते हैं हम, तो यहाँ पे 5 इधर 75 जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 एसपी, ठीक है। तो अब दोनों को हम सीपी एसपी को ऊपर नीचे करते हैं, माने हल करते हैं, तो यहाँ पे सीपी एसपी को इधर लाते हैं तो भाग में जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ऊपर में 80 है, अब भाग में नीचे आएगा ये क्या 75, इसको कटाते हैं तो 5 से जाएगा तो 16 बार में, 5 से जाएगा तो ये 15 बार में, यानी 16/15 क्या है ये हमारा सीपी बटा में एसपी है, ठीक है। यानी क्रय मूल्य जब हम 16 रुपए में खरीदे हैं तो हम विक्रय मूल्य 15 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ हानि हुआ। दोस्तों अब आगे इसमें एक बात और समझना है, बोल रहा है कि जो क्रय मूल्य है हमारा, ये 75 वस्तुओं को हम 10,800 रुपए में खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक क्लू निकल कर आता है, 10,800 रुपए में हम कितने वस्तुओं खरीद रहे हैं, तो 75 वस्तुओं को, तो 75 से जब भाग दे देंगे तो हमारा एक वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा ना, 75 से जब भाग दीजिएगा तो इसमें एक वस्तु का क्रय मूल्य आएगा, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य करने के लिए 75 एकम 75 ये करिएगा तो 144 आएगा, ठीक है। 144 क्या हुआ एक वस्तु का, ये हमारा एक वस्तु का क्रय मूल्य हुआ, ठीक है, क्रय मूल्य। जब एक वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है 144, यानी एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है 144, यानी ये 16 जो है वो 144 के बराबर है, यानी 16 जो है 144 के बराबर है। तो एक इसको कटाते हैं तो एक कितने के बराबर होगा, एक तो 16 से कटा देंगे तो 16 9 44 से, यानी एक जो है 9 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब 9 के बराबर एक हुआ तब हम खूब अच्छे ढंग से एसपी निकाल सकते हैं, यानी विक्रय मूल्य एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 15 का अनुपात में, यानी 15 गुने 9, 15 9 35 से 135 रुपया, ठीक है। 135 सॉरी दोस्तों बचा था, एसपी 135 रुपया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि एसएससी जीडी 2021 का बैच बहुत ही अच्छा लगे, हमको भी मोटिवेशन मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है मेरा, मोहित एक स्थान ए से चलना आरंभ करता है। मोहित जो है एक स्थान है ए, एक है बी। जब मोहित यहां से चलना आरंभ करता है, ठीक है, तथा स्थान बी पर 12 घंटों में पहुंचता है, यहाँ पे पहुंचने में उसको 12 घंटे लगते हैं, ठीक, 12 घंटों में पहुंचता है। वह कुल दूरी का 1/5वां भाग 6 किलोमीटर गति से तय करता है, यानी मान लिया कि यहां से यहां तक की दूरी x किलोमीटर है, तो यहां से यहां तक दूर इसको जाने में कितना समय लगेगा, यानी समय कितना लगेगा, तो x किलोमीटर है, x किलोमीटर बटा में समय बराबर कितना होता है, दूरी बटा में समय, सॉरी ये x किलोमीटर है, 12 घंटा में जाता है, यानी दूरी बटा में समय, तो ये हमारा क्या आ जाएगा चाल, ठीक, दूरी बटा में समय, सॉरी इसमें चाल नहीं निकालना है,
इतना लंबा हो जाएगा बहुत सारा। यहाँ पे x किलोमीटर की दूरी मान लिया हम, 12 घंटे में जा रहा है। अब आगे क्वेश्चन जो कहेगा उसके अनुसार चलते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन कि कुल दूरी का 1/5वां भाग 6 किलोमीटर की गति से तय करता है। यानी कुल दूरी जो है x, तो x का 1/5 भाग ये 6 किलोमीटर की दूरी से, यानी इतना दूरी हुआ और 6 किलोमीटर चाल दिया है, तो हमको समय पता चल जाएगा। इसमें जब हम 6 से भाग दे देंगे तो हमारा समय निकल जाएगा। तुम लोग जाओ जी, जाओ यहां से, ये हमारा समय निकल जाएगा। इस समय को प्लस, अब दूसरा समय देखते हैं। और दूसरा बोल रहा है कि जो भी समय और शेष दूरी बच गया है उसको हम 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से अगर चलते हैं तो हमको, सॉरी, शेष दूरी को 8 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, यानी शेष दूरी कितना बचेगा, x है। ये हमारा 1/5 निकाल दिया है तो 4/5 बच जाएगा। 4/5 में यदि हम 8 से भाग दे देते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल, तो हमारा समय प्लस समय टोटल मिला के कितना घंटा लग रहा है उसको, 12 घंटा, यानी समय हमारा हो गया। अब इसको हल कीजिए तो देखिए x बटा ये हो जाएगा हमारा x/5, x/5 और बटा में दिया है 6/1, ये होता है इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 4x बटा में 5 बटा 8 इंटू 1 बटा में 1 बराबर 12। अब देखिए यहाँ पे 4 1 पर जाता है और यहाँ पे 2 जो है 3 पर आता है, यानी x बटा में 6 × 5 = 30 प्लस x बटा में 4x बटा में 8 × 5 = 40, ये हो जाएगा हमारा कितना, 12। यानी अब इसको हम एलसीएम लेते हैं तो 30 40 का एलसीएम लीजिएगा तो 120, तो 30 से इसमें भाग दीजिएगा तो यहाँ पर जाएगा 4x प्लस यहाँ पे 3 आएगा तो 3 × 4 = 12x, ठीक, बराबर 12। 12 × 4 = 16, यानी यहाँ पे हम हल करते हैं तो 12 × 4 = 16x बटा में 120 बराबर 12। अब यहाँ पर 4 से कटाएंगे, 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12, फिर 4 से कटाएंगे 30, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, यानी 90। यानी हमारा क्या निकला, 90 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा लगा होगा। इसको एक बार फिर से समझा देते हैं, थोड़ा लेंदी नहीं है बट हम समझाने क्रम में इतना ये सब लिख रहे हैं। ठीक है, बोल रहा है कि x जो है अपना 1/5 दूरी 6 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, तो कितना समय लगा, इतना समय लगा। अब 4/5 जो बच गया है, ये 4/5 कैसे आया, तो 1 में से हम 1/5 घटा देंगे तो हमारा जो बचेगा वही ना हमारा शेष दूरी है। 4/5 बचा, उसमें हम उसके चाल से भाग दे दिए तो समय निकल गया। दोनों समय मिलाकर कि कुल टाइम कितना लग रहा है, 12 घंटा। तो हमारा हो गया। अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं किसी भी मेथड से। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम। चलिए इससे आगे 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक लड़का 12 वर्ष के लड़के को, यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदल देते हैं, यानी मान लीजिए किसी घर में एक लड़का रह रहा है, वो 12 वर्ष का है और उसके जगह पर हम किसी दूसरे को ले आ देते हैं, तो बोल रहा है कि 18 लड़के हैं, मान लीजिए टोटल 18 लड़कों का जो ओवर माने एवरेज एज था, औसत आयु, वो 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। यानी तो नए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, मान लीजिए किसी घर में 18 लड़के रह रहे हैं, उसमें से एक लड़का है जो 12 वर्ष के है, उसको हटा करके हम मान लीजिए उससे ज्यादा वजन का रखेंगे, तभी तो टोटल आदमी का एज जो है बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे एक ही बात नोटिस कीजिए कि यहाँ पे 12 वर्ष का लड़का है, उसके जगह पे हम ये मान लीजिए कि 1 वर्ष के लड़के को रख दिए हैं। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, सब बच्चा था, डिस्टर्ब कर दिया। चलिए फिर से समझाते हैं। मान लीजिए किसी घर में 18 लड़के हैं, उसमें से एगो बच्चा है जो 12 वर्ष का है, उसको हटा करके हम किसी भी एज को रख सकते हैं। ये रखने से हमारा क्या हुआ कि 18 आदमी जो थे उनका जो एज था वो माने एवरेज एज औसत, तो उसका 1.5 वर्ष बढ़ गया। यानी 18 आदमी थे और 1.5 वर्ष हर एक आदमी का बढ़ा था। टोटल कितना वर्ष बढ़ गया, तो 18 को आप 1.5 से गुना कीजिएगा तो इसको हम 3/2 लिख सकते हैं, और 2 से इसको कटाइएगा तो 9 × 12, यानी कितना 27 वर्ष
सबका उम्र मिला के 27 वर्ष तो वो बड़ा कर दिया है। कब? जब उसका 12 वर्ष कर दिया जाए तब, यानी 12 वर्ष पहले से उसका, पहले से 12 वर्ष का जब ये है तो वो आएगा तो पहले तो 12 वर्ष भरेगा, और जब उससे भी ज्यादा होगा तब न जाके आपका 27 वर्ष और भी एक्स्ट्रा करेगा। यानी टोटल उसका नए लड़के का उम्र टोटल कितना हो जाएगा? पहले से 12 वर्ष था मान लीजिए, और प्लस में फिर नया कितना इंक्रीज कर दिया तो 27 वर्ष, तो टोटल कितना हो जाएगा? 39 वर्ष। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए 12 वर्ष हटा करके हम किसी भी एज को रख सकते हैं, और वो रखने के बाद में 1.5 वर्ष हर एक बंदे में बढ़ जा रहा है। तो 18 बंदा है, 1.5 वर्ष बढ़ गया तो टोटल 27 वर्ष तो ऐसा ही बढ़ गया, और वो 12 वर्ष उसका पहले वाला एज को फुलफिल किया। तो 12 27 जोड़िएगा तो 39 वर्ष का वो बंदा था जिसको हम नया के रूप में लाए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कार 48 किलोमीटर पर आवर की गति से एक निश्चित दूरी को, एगो कार है जो 48 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो 14 घंटा में कोई दूरी तय करती है। यानी 48 घंटा के हिसाब से वो 14 घंटा तक चलती है तो कोई दूरी चल जाती है। यानी ये हुआ हमारा चाल, ये हमारा हुआ समय, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा? दूरी। ठीक, चाल गुने समय बराबर कितना होता है? दूरी। तो वही यहाँ पे कर दिए थे, टोटल दूरी हो गया। अब बोल रहा है कि यदि वो कार को हम 84 किलोमीटर पर आवर की गति से चलाएं तो कितना समय लगेगा? तो इतना ही दूरिया को हम 84 किलोमीटर के चाल से चलाएंगे जी, कितना समय लगेगा तो हमको नहीं पता है कितना समय लगेगा। तो मान लिए कि हम एक समय लगा 1 घंटा, तो अब इसको आप हल कीजिएगा तो 14 छक 84 या 6 8 48, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 8 घंटा। बहुत सिंपल है। चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इसमें हर एक चैप्टर का बहुत बड़ा रोल है, बट क्वेश्चन आपको मॉडरेट ही आएगा। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। किसी वस्तु का, देखिए वस्तु का 3 मूल्य माने जनरल वे में होता है। जैसे आपको जो दुकानदार खरीद कर लाया उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, जो उस पर प्रिंट लिखा रहता है MRP 15 रुपए, तो वो हुआ आपका अंकित मूल्य। जिस पे आप बेच देते हैं वो हुआ आपका विक्रय मूल्य। बेचने का मतलब ये है, मान लीजिए किसी पे लिखा रहता है MRP 15 रुपए, आप उस पे कितना डिस्काउंट दे देता है, मान लीजिए 2 रुपए का, तो आपका बेच दिए कितना पे? 13 रुपए में, तो वो हुआ आपका विक्रय मूल्य। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बोल रहा है कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यानी CP मान लीजिए क्रय मूल्य आपका कुछ भी है 100 रुपया, आपका क्रय मूल्य 100 रुपया है, और यहाँ पे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को बोलते हैं अंकित मूल्य आपका कितना हुआ? 60% अधिक। यानी 100 का 60% कीजिएगा तो 160 है, और बटा में 100, यानी 160 रुपया। ठीक, अब वो जो इतना में अंकित मूल्य है, वस्तु को 20% के लाभ में बेचा जाता है। यानी वस्तु कितना पर बेचा गया? आपका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जब भी निकलता है तो क्रय मूल्य पर निकलता है। तो विक्रय मूल्य जो होगा क्रय मूल्य का होता है 100 प्लस लाभ बटा में 100, यानी क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100, और 100 कितना परसेंट लाभ बोल रहा है? तो 20%। आप इसको हम थोड़ा लंबा देख रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट बोलते तो ऐसे ही बन जाता है। तो 100 गुने 120 बटा में 100, देखिए 100 से 100 कट गया, यानी 120 रुपए। यानी हम बेच रहे हैं 120 में, हम उस पर प्रिंट कितना किए हैं? तो 160 रुपए। तो कितना हम कितना परसेंट कम किए हैं? तो हम 160 का, इसलिए छूट परसेंट बराबर 160 में से 120 घटा दीजिए, 160 माइनस 120 बटा में कितना? 160 का, तो कितना? 160 में से 120 घटाइएगा तो हो जाएगा 40 बटा में 160, यानी 1 बटा में 4 हो गया ना, 4 4 16। 1 बटा 4 का क्या लिख सकते हैं? 0.25%। ये आपका कितना छूट दे दिए?
सॉरी सॉरी, कहीं कहीं मिस्टेक हो रहा है। 100 100 100 100 160 120। हाँ, यहाँ पे छूट परसेंट है ना जी, तो परसेंट लाने के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ता है। सॉरी, 100 से गुना करना पड़ता है यहाँ पे। तो 100 से गुना कीजिएगा तो फिर 100 से गुना कीजिए इसमें भी। इसमें जब 100 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 25%। यहाँ पे स्लिप हो गया। चलिए, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर यस लिखिएगा, ठीक है? कमेंट में हम कमेंट चेक करेंगे, देखते हैं कितने लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है। कोई भी पसंद आए या ना पसंद आए, आप कमेंट में जरूर कुछ सुझाव दीजिएगा ताकि हम भी आगे चल के कुछ सुधार कर सके, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, यदि P अनुपात Q बराबर कितना दिया है? 5:6, ठीक। Q अनुपात R अनुपात Q बराबर दिया है 25:9, ठीक है। तो पूछ रहा है कि P अनुपात R बराबर व्हाट। दोस्तों, एक बात यहाँ पर नोटिस करने वाला है कि P क्यों दिया है, यहाँ पे R क्यों दिया है। हमको कभी भी ऐसे क्वेश्चन को हल करने में कुछ ज्यादा करना नहीं है, हमको इस फॉर्मेट में आना चाहिए। यानी A B दिया रहे तो यहाँ पे हमारा B C ही आना चाहिए, तब हम A C का मान निकाल सकते हैं। जब ये दिया रहेगा तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इस फॉर्मेट में इसको लाएंगे। तो यानी Q अनुपात R लिखते हैं तो हम 9:25 लिख देंगे, उलट दिए। और जब हमारा P Q दिया है, Q R दिया है, तो P अनुपात Q बराबर 5:6 और Q अनुपात R दिया है कितना? 9:25। तो आपको P Q निकालना होगा, इसलिए P इंटू R निकालना है। जब P R निकालना है तो हम क्या करेंगे कि 5/6 को 9/25 से गुना कर देंगे। यानी 3 से कटाइएगा 3 दूनी के 6, 3 से कटाइएगा 3 के 9, यानी 5 15/50। 5 से कटाइएगा तो 5 से 15, 5 से कटाइएगा तो 10, यानी 3:10, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन देखिए इसी लेवल का रहता है, कोई ना लो रहेगा नो हार्ड रहेगा, आपको मॉडरेट लेवल का रहेगा ताकि आप अच्छा स्कोर भी कर पाए। यदि मेरा दावा है कि आप 25 में 25 का मैं फुल गारंटी देता हूं, समझ गए, ताकि थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। यानी ये सब बोल रहा है, दिया है आपको लिस्ट, यानी बचत जो है रुपया में है और आदमी की संख्या है, व्यक्तियों की संख्या है, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या। कुछ व्यक्ति हैं जो अपना अपने काम से कुछ बचत कर रहे हैं। अब पूछा है का कि प्रति व्यक्ति बचत का माध्य क्या होगा, ठीक है। तो बचत, एक व्यक्ति है जो 5 रुपए का बचत करता है, ठीक। दूसरे व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो 15 रुपए का बचत करते हैं। फिर 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो 20 रुपए का बचत करते हैं। फिर 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो 25 रुपए का बचत करते हैं। फिर 1 व्यक्ति ऐसा है जो 30 रुपए का बचत करता है। फिर 1 व्यक्ति ऐसा है जो 35 रुपए का बचत करता है। फिर 2 व्यक्ति ऐसे मिल गए जो 40 रुपए का बचत करते हैं। खाली बचत है भैया। तो अब देखिए, हमको टोटल पहले औसत निकालने के लिए क्या होता है? कुल जोग बटा में कुल संख्या, ठीक। तो हमको जोग निकालने के लिए क्या करना होगा? एक व्यक्ति 5 रुपए किया तो 5 रुपया हुआ, यानी 5 प्लस 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो 15 कर रहे हैं, तो 15 तिया 45 प्लस 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो 20 रुपए कर रहे हैं, तो 4 20 है 80 प्लस 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो 25 रुपए कर रहे हैं, यानी 50। फिर 1 व्यक्ति ही ऐसा है जो 30 रुपए कर रहा है, यानी 30। फिर 1 व्यक्ति ऐसा है जो 35 रुपए कर रहा है, यानी फिर 35। फिर 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो 40 रुपए कर रहे हैं, फिर 80। बट्टा में कुल कितने व्यक्ति हुए? 4 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 4 10 10 3 13 13 1 14,
यानी टोटल 14 व्यक्ति थे। अब उसके बाद आगे चलते हैं, तो इसको जोड़िएगा तो 45 या 5 50, 50 है 8 130, 130 है 50, 200 130 है 50, 180, 130 180 है 30, 210 और 210 है 30, 245 है, 245 है 8 315, 4 8 8 4 12 325, सॉरी 325 बटा में 14 आपका हो गया टोटल औसत। अब 14 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 14 दूनी 28, बच गया आपका 28 29 30 31 32, 4 पे 45, तो 14 तिया 42 है। तो स्मॉलो देकर उतारिएगा तो यहाँ पे बचा है 3 पे फिर उतर जाएगा 0, यानी फिर 3, तो 14 दूनी 28, फिर बच गया आपका 2 पे फिर 0, 14 एकम 14, आपका इतना एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ये डाटा माने जैसे आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे देखने को, लेकिन ये सिंपल होता है, बट आपको समझना आना चाहिए कि क्या इसमें इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है ए और सी दो बंदे हैं जो मिल करके किसी काम को 120 दिन में कर देते हैं। ठीक, फिर सी और ई मिलकर समान कार्य को, सी प्लस ई ऐसे लोग हैं जो मिल करके इसी काम को 80 दिन में कर दे रहे हैं। फिर ए और ई बोल रहा है कि ए और ई भी ऐसे ही लोग हैं जो इसी काम को कितना 160 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि वे तीनों अगर मिल जाएं तो कितने दिन में जाए। देखिए यहाँ पे ए और सी है, यहाँ पे सी और ई है, यहाँ पे ए और ई है, यानी देखिए यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी, यानी 2 बार एक व्यक्ति काम किया है। तो इसका देखिए सबसे सिंपल, ऐसे तो हम बेसिक से बनाएंगे तो बन जाएगा, बहुत सिंपल है वो भी, बट कैलकुलेटिव होता है। इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आप यदि इस मेथड से बनाइएगा ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए जैसे 120 यहाँ पर लिख दिए, 80 160, इसको क्या बोलते हैं, एलिगेशन मेथड बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ से इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए, तो 120 80 और 160 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका 12 दूनी 24, 120 80 160, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3 10 हम हटा देते हैं, मान लीजिए 3 चौक के 12 8, सॉरी 3 से नहीं जाएगा, ये कम से कम 2 से ले जाइए ना, 2 छक्के 12 2 चौके 8 2 8 16, फिर 8 बार में जाएगा तो 3 खत्म, 8 24 24 दूनी 48, यानी 480 हो जाएगा। ठीक, ये आपका 480 हो जाएगा। तो 12 यहाँ पे देखिए 480 में यदि 120 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में। 480 में यदि 8 से भाग दीजिएगा तो 6 बार में जाएगा। 480 में यदि 16 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में जाएगा। यानी देखिए 480 ये क्या निकल कर आता है, टोटल काम। ये क्या निकल कर आता है कि एक आदमी माने ये दोनों मिल करके 4 गो काम एक बार में कर रहे हैं। यहाँ पे 6 वो काम एक बार में कर रहे हैं, यहाँ पे 3 वो काम एक बार में कर रहे हैं। यानी टोटल कितने काम किए, 4 6 10 10 3 13, यानी 13 क्षमता के साथ 480 काम कर रहे हैं। 480 बटा में 13, तो दोस्तों ये 13 जो था आपका, ये इसमें 2 आदमी माने एक ही आदमी 2 बार इन्वॉल्व है, यानी इसमें किया है। तो इसमें हम एक बार भाग दे देंगे यदि 2 से, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, A + B + C। ठीक है, तो 480 बटा में 480, नीचे 2 है तो ये ऊपर जाता है, तो 2 से बटा में 13, ये आपका आ जाएगा 960 बटा में 13 दिन में। ठीक है, क्योंकि दिन कैसे निकल गया है, तो आपको टोटल काम में यदि आप क्षमता से भाग दे देंगे तो आपका टोटल समय आ जाता है। ठीक, ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचे हैं हम। 15 नंबर क्वेश्चन अब चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो पाई चार्ट से है, डाटा इंटरप्रिटेशन का है, सॉरी पाई चार्ट नहीं।
देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है कि कोई कार बनाने में कुल प्रक्रिया कर रहा है। मान लीजिए कि कोनो जेवन जैसे दिया है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 गो प्रक्रिया है। मान लीजिए यहाँ पे J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7। J1 प्रक्रिया करने में 14% का 14% क्या है, समय है, 14% टाइम लगता है। J2 करने में 18% लगता है। J3 करने में 20% लगता है। J4 करने में 8% लगता है। J5 करने में 12% लगता है। J6 करने में 16% का लगता है समय। और J7 करने में 12% का समय लगता है। ठीक, और टोटल जो ये समय है बोल दिया है कि 1200 घंटा लग रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर के 1200 घंटा समय लग रहा है। आपको ये परसेंटेज में बांट दिया है, टोटल मिलाइएगा तो 100% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि J1 और J4 प्रक्रिया में लगने वाले समय के बीच अंतर कितना होता है। J1 और J4 यानी J1 ये वाला और J4 यानी ये वाला। 8 और 14 के बीच में कितना का डिफरेंस है। 14 में से यदि 8 घटाइएगा तो कितना परसेंट आ जाएगा, 6, यानी 6% टाइम का अंतर है। तो दोस्तों 100% कितना है, 1200 घंटा। ध्यान दीजिएगा 1200 घंटा, तो 1% 1200 बटा में 100 है। ठीक है, इतना घंटा, इसलिए 6%, इसलिए 6% का जो अंतर है वो कितना घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 से घटा दिया जाता 12 और फिर 6 से गुना कर दीजिएगा तो 12 6 72 घंटा। यही आपका अंतर आ गया, यानी आंसर हुआ। तो दोस्तों ये आज हम लोग 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि हम इससे आगे बढ़ते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज हम यहीं पे इसको रोकते हैं। अगला नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे। 15 के बाद 16 से स्टार्ट करेंगे। 25 क्वेश्चन होता है। तो आप सब कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। माफी चाहता हूं, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया। तो यदि आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी भेज दीजिए, ताकि इस चैनल का भी बहुत बड़ा परिवार हो। मेरा यह भी सपना है। और मिलते रहेंगे हम डेली इसी बेसिस पे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।